असल में दिल्ली में लाल किले के पास आत्मघाती जो कार धमाका हुआ है, फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई। यूपी के सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद का नया व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। अब तक की जांच में यह बात करीब करीब साबित होती दिख रही है कि इस मॉड्यूल की जांच में एक और बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों जिस हैंडलर से इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सेशन पर चैट के जरिए बात करते थे, उसकी लोकेशन तुर्की में पाई गई है। अबू उकासा नाम का यह हैंडलर तुर्की का वर्चुअल नंबर इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल से पूछताछ में जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि मुजम्मिल ने 2022 में इस हैंडलर से तुर्की में मिलने की योजना बनाई थी। रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के बने हथियारों का इस्तेमाल किया। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के बने एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद दिया था, उसी तरह पाकिस्तान ने तुर्की के बने सैकड़ों ड्रोन से जब भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम ने तुर्की में ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी हथियारों से। अब दिल्ली धमाके में भी तुर्की के तार जुड़ते दिख रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या पाक आतंकी संगठन जैश की भारत विरोधी साजिश में तुर्की का भी हाथ है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि लाल किले में धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर की जिस तरह हैंडलर से बातें होती थी, उसकी लोकेशन तुर्की बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी और उमर एक हैंडलर के संपर्क में थे। सेशन ऐप के जरिए करते थे हैंडलर से संपर्क। हैंडलर का नाम उकासा था। आशंका है कि ये कोड नाम भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा थी। मार्च 2022 में भारत से कुछ लोग अंकारा गए थे। उसी दौरान इन लोगों के ब्रेन वॉश की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आतंकी और आत्मघाती हमले में मारा गया डॉक्टर उमर विदेशी हैंडलर से एनक्रिप्टेड रूट के जरिए ही बात करता था। इसी रूट से इन्हें आदेश मिला करते थे। फोन पर ही उन्हें विस्फोटकों के कोडवर्ड भी मिलते थे। अमोनियम नाइट्रेट ऑक्साइड फ्यूल ऑयल से बनाते थे ये लोग विस्फोटक। तैयार विस्फोटक को कोडवर्ड में आतंकी लिखते थे। विस्फोटक को शिपमेंट और पैकेज लिखा करते थे। गिरफ्तार आतंकियों के फोन से ये सब कोडवर्ड बरामद हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जैश के आतंकी तुर्की में छिपकर और पहचान बदल कर रह रहे थे, या फिर तुर्की ने जैश के आतंकियों को भारत में धमाके की साजिश रचने के लिए अपनी अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया। पुख्ता तौर पर अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली धमाके के जो तार तुर्की तक पहुँच रहे, जाँच एजेंसियाँ उन्हें डिकोड करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इसी खबर पर बात करने के लिए हम डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी के पास चलेंगे, विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। टीपी त्यागी साहब, कई सारे एंगल इसमें नजर आ रहे हैं। अब ये भी जानकारी आ रही है कि ये जो जैश का मॉड्यूल है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में बहुत सारे लोग तुर्की से भी कनेक्ट थे। तुर्की में कुछ आतंकी संगठन के जो हैंडलर हैं उनसे संपर्क में थे। यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कुछ डॉक्टर्स जो कि अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी के पास एक गांव में एक घर लिया जाता है, खंडर के तौर पर वो होता है। उसमें वॉच टावर भी होता है। वहीं भूसे के नीचे 2900 किलो का विस्फोटक होता है। और जब ये विस्फोटक पकड़ा जाता है, उसके कुछ घंटों बाद लाल किले में एक धमाका होता है, जिसमें 3 लोग उसी कार में मौजूद मारे जाते हैं, उनके चिथड़े मर जाते हैं। और उसी में एक व्यक्ति की पुष्टि होती है और उसका नाम होता है डॉक्टर उमर नवी, जिनके डीएनए की भी पहचान हो चुकी है। वो भी ये सब आपस में कनेक्ट थे। क्या कहेंगे इन कड़ियों को जोड़ते हुए? देखिए, इसमें जो टर्की का कनेक्शन है, वो सूत्र बता रहे हो या ना बता रहे हो, लेकिन वो होता हुआ नजर आता है। हम किसी चीज के बारे में कि उसने क्या किया होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि उसने पुराने समय में क्या किया। दरअसल में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने ये पाया है कि डॉक्टर
उमर नबी और डॉक्टर मुजम्मिल ये 2021 में टर्की गए थे। इनके पासपोर्ट के अंदर ये एंट्री है। और ये वहां टर्की में जो उकासा है, उकासा इज कंसिडर्ड टू बी ए कमांडर ऑफ द जैश ए मोहम्मद, ये उसके संपर्क में थे और उससे बात भी करते थे। उसके बाद भी एनक्रिप्टेड ऐप के द्वारा और कोड वर्ड के अंदर बात करते थे, जैसे आपने बताया। और टर्की ने ये इस काम में साथ दिया होगा। इसका एक और प्रूफ या एक और सिंबल इस बात से मिलता है कि टर्की ने खुद अपनी जो मेडिकल एसोसिएशन की चीफ है डॉक्टर करूर, उनको इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया कि उसने टर्की के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव डाला कि टर्की ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया अपनी कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट। टॉक्सिक गैसेस जो नर्व सिस्टम के ऊपर भयंकर इफेक्ट डालती हैं और जिससे 17 कुर्दिश लड़ाकों की मौत हो गई थी, वो टर्की ने किया। तो टर्की ने उस लेडी को भी, यानी कि डॉक्टर करूर को भी बंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया। और इतना ही नहीं, एक रूल बना दिया कि जो टर्की के खिलाफ इस तरह की बात करेंगे उन्हें कम से कम 3 साल की सजा दी जाएगी। तो ये भी इस बात का सबूत है कि टर्की इसके अंदर लिप्त रहा होगा। और एक बात जो आपने जिक्र भी की कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो टर्की ने एक जहाज भेजा था जिसमें ड्रोन थे, न केवल ड्रोन थे बल्कि ड्रोन के ऑपरेटर भी भेजे थे। वो बात अलग है कि हमने उन ऑपरेटर्स और ड्रोन सबको तबाह कर दिया, उनका कोई इफेक्ट हम पर नहीं हुआ, लेकिन टर्की ने किया था। और एक बात, दरअसल में जब टर्की में भूकंप आया तो उस समय भारत की तरफ से नेशनल डिफेंस डिजास्टर फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले भारत ने भेजी थी वहां मदद करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद टर्की ने ये किया, कारण क्योंकि टर्की की हिंदुस्तान के साथ में एक अदावत है। और वो अदावत ये है कि टर्की ये मानता है कि ओटोमन एम्पायर जो खत्म हुआ टर्की में, उसको खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत के सिख सोल्जर्स, सरदार सोल्जर्स, उन्होंने निभाई थी। और यही कारण है कि जब भी कभी कश्मीर का इशू आता है तो टर्की के प्रेसिडेंट हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हैं। यानी कि टर्की ने ये काम ऑपरेशन सिंदूर में किया, वो अपने ही लोगों को अरेस्ट करता है और कहता तो ये है कि मैंने ये कुछ नहीं किया, ये चीजें बिल्कुल गलत हैं और मैं तो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम का मेंबर हूँ और मैं किसी भी तरह का टेररिज्म एक्सेप्ट नहीं करता। त्यागी साहब, एक बात मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस देश में टर्की और अजरबैजान, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, दोनों का चेहरा हमने देखा। अब धीरे धीरे बांग्लादेश भी उस तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे ही देश में चूंकि अब व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल भी सामने दिखाई दे रहा है, डॉक्टर जैसे लोग सामने आ रहे हैं। हमारे देश में टर्की, अजरबैजान की बहुत सारी कंपनियां हैं जो रोड्स में काम कर रही हैं, टनल में काम कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं। क्या इन सभी कंपनियों के बारे में और इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों के बारे में भारत की सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीरता से सिक्योरिटी क्लियरेंस के बारे में सोचना चाहिए? कौन ये लोग हैं, कम से कम ये जांच करानी चाहिए? यकीनन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सवाल उठा था कि जो टर्की की कंपनीज हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही हैं उनकी छानबीन होनी चाहिए और उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस समय टर्की ने रिक्वेस्ट की होगी हिंदुस्तान से और उनको पूरी तरह से नहीं हटाया गया। टर्की और अजरबैजान ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ हैं, इनका रोल साफ नजर आया था। तो हिंदुस्तान को अब ये एक्शन लेना चाहिए क्योंकि जो ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अब तक ये समझा जाता था
कि साधारणतया जो आतंकी होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जाहिल होते हैं, धर्म में अंधे होते हैं, कट्टर होते हैं। इसलिए हिंदुस्तान में लोग ये वकालत करते थे कि अगर हम शिक्षा प्रदान कर देंगे तो लोगों को लॉजिक और रीजन समझ में आ जाएगा और तब वो टेररिस्ट एक्टिविटी में भाग नहीं लेंगे। लेकिन अब तो वो ऐसा लगता है कि जैसे लव जिहाद, जैसे जमीन जिहाद, ऐसे ही एक डॉक्टर जिहाद भी प्रारंभ हो गया है। और इतने सारे डॉक्टर्स का मिलना, एक दो नहीं, और वो यूनिवर्सिटी, मैं कहता हूँ इट इज नॉट ओनली डॉक्टर्स बट देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसका नाम ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना, जो जंगली इलाके के अंदर स्थित है, और जिसका जो चैरिटेबल ट्रस्ट जो उसे कंट्रोल करता है, उसका जो हेड है वो सिद्दीकी है। और वो सिद्दीकी को अरेस्ट किया गया था। उस सिद्दीकी के खिलाफ 50 किस्म के मुकदमे और प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब कि एक ये यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। बुद्धिमत्ता तो इसमें ये आपने है। सही कहा, और कहीं ना कहीं ये तमाम जो एजेंसियां हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, उसकी चूक इस मामले में है कि एक व्यक्ति इंदौर के महू में फर्जीवाड़ा कर कर लोगों की रकम ऐड कर, वहां पर 420 का मामला, कई सारी धाराएं दर्ज हैं, जेल जाकर उसके बाद उसका परिवार उसी पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर कर पहले कॉलेज खोलता है, कॉलेज खोलकर यूनिवर्सिटी बना लेता, अपनी एक रियासत बनवा लेता है। कम से कम उस पर नजर रखने की जरूरत थी, लेकिन नहीं रखी गई।